हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से इंडियन कोचिंग सेंटर पे। मैं मोहम्मद तौहीद आलम। आज हम लोग पहला चैप्टर का MCQ क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें हम लोग कुल 15 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें लगभग जितने भी जो शाखाएँ हैं और जो आविष्कारक खोज करता है बायोलॉजी के अंतर्गत, उन सभी को हम जो है इन्हीं 15 क्वेश्चन में कवर करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी, पोमोलॉजी, जेनेटिक्स या ओडोंटोलॉजी? जी हाँ दोस्तों, फलों के अध्ययन को दोस्तों पोमोलॉजी कहा जाता है। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। वही अगर बात की जाए पेडोलॉजी का, तो पेडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। उसकी अगर बात की जाए जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स के अंतर्गत जीवों के अनुवांशिक गुणों का अध्ययन होता है दोस्तों। जेनेटिक्स के अंतर्गत जीवों के अनुवांशिक गुणों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, जेनेटिक्स के अंतर्गत। वही अगर बात की जाए ओडोंटोलॉजी का, तो ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों दांत का अध्ययन किया जाता है। दांतों का जो अध्ययन है वो ओडोंटोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। तो इसमें कुल मेरा 4 क्वेश्चन इसमें कवर हो गया दोस्तों। जैसे फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी। पेडोलॉजी में जो है मिट्टी का अध्ययन, जेनेटिक्स में अनुवांशिक गुणों का अध्ययन, और ओडोंटोलॉजी में दांतों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। इसी के साथ आज का दूसरा प्रश्न है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, न्यूरोलॉजी, अनुवांशिकी, एंटोमोलॉजी या फिर ऑर्निथोलॉजी। न्यूरोलॉजी, अनुवांशिकी, एंटोमोलॉजी या फिर ऑर्निथोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। और न्यूरोलॉजी दोस्तों, अगर न्यूरोलॉजी की बात की जाए, तो न्यूरोलॉजी के अंतर्गत जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन होता है दोस्तों। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत जो हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र है उसका अध्ययन होता है। वही जैसे अनुवांशिकी की बात करें दोस्तों, जैसे अभी बताए अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स, इसके अंतर्गत जो है अनुवांशिक गुणों का अध्ययन होता है दोस्तों। इसके बाद एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों कीटों का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन यानी कि कीटों के अध्ययन को जो है एंटोमोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। इसी के साथ अगला प्रश्न है, सेरोलॉजी किससे संबंधित है? सेरोलॉजी किससे संबंधित है? स्तनधारियों के अध्ययन से, रुधिर सीरव के अध्ययन से, उड़ने वाले जीवों के अध्ययन से या जीवाश्म के अध्ययन से? जी हाँ दोस्तों, सेरोलॉजी की अगर बात की जाए तो सेरोलॉजी का जो संबंध है वो रुधिर सीरव के अध्ययन से है दोस्तों। रुधिर सीरव के अध्ययन, सेरोलॉजी का संबंध रुधिर सीरव के अध्ययन से है। वही अगर बात की जाए स्तनधारियों के अध्ययन की, तो स्तनधारियों के अध्ययन दोस्तों इसे स्तनी विज्ञान कहा जाता है। इसे स्तनी विज्ञान कहा जाता है या इसे मेमोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। मेमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगर बात की जाए उड़ने वाले जीवों के अध्ययन का, जो उड़ने वाले जो जितने भी जीव है इसे एरोबायोलॉजी यानी कि वायु जीव विज्ञान कहा जाता है। एरोबायोलॉजी, वायु जीव विज्ञान, AERO, एरोबायोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, इसे एरोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। जीवाश्म के अध्ययन, जी हाँ दोस्तों, जीवाश्म का अध्ययन जो है इसे जीवाश्मिकी कहा जाता है। जीवाश्म के अध्ययन को जीवाश्मिकी कहलाता है दोस्तों। जीवाश्म के अध्ययन को जीवाश्मिकी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, जीवाश्म का अध्ययन, जैसे हम लोगों ने अभी कुछ देर पिछला क्वेश्चन में देखा दोस्तों कि जीवाश्म का अध्ययन को जीवाश्मिकी कहलाता है दोस्तों। जीवाश्मिकी इसे कहा जाता है। वही अगर बात की जाए ऑस्टियोलॉजी की, तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों हड्डियों का अध्ययन होता है। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वही बात करें हिमेटोलॉजी की, तो हिमेटोलॉजी के अंतर्गत रुधिर और रुधिर से, रक्त से संबंधित जो रोग है, इससे संबंधित जो रोग है इसका अध्ययन दोस्तों हेमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वही बात करें एग्रोनॉमी की, तो एग्रोनॉमी के अंतर्गत, एग्रोनॉमी को दोस्तों सस्य विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है, और इसके अंतर्गत, एग्रोनॉमी के अंतर्गत भूमि एवं कृषि संबंधित जितने भी पौधे हैं
एवं फसल है उसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों। भूमि या कृषि से संबंधित जितने भी पेड़ पौधे हैं और फसल जितने भी होते हैं उसका अध्ययन जो है एग्रोनॉमी यानी कि शस्य विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जैविकी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जैविकी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जीवन वृत्त यानी कि लाइफ साइकिल का अध्ययन, जनजातियों का नामकरण एवं वर्गीकरण, केंद्रक का अध्ययन या फिर कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन किया जाता है। जैविकी के अंतर्गत दोस्तों, जैविकी के अंतर्गत लाइफ साइकिल यानी कि जीवन वृत्त का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। लाइफ साइकिल का अध्ययन जैविकी के अंतर्गत किया जाता है। वही अगर बात करें केंद्रक के अध्ययन की, तो केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी कहलाता है दोस्तों। इसका केंद्रक का अध्ययन जो है कैरियोलॉजी कहलाता है दोस्तों। वही अगर बात करें कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन जो है दोस्तों साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिकाओं के जो अध्ययन है इसे साइटोलॉजी कहते हैं दोस्तों। वही अगला क्वेश्चन है, मानव जाति के संस्कृति तथा विकास का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? मानव जाति के संस्कृति तथा विकास का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? हेमेटोलॉजी, सार्कोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या फिर एंडोक्राइनोलॉजी? जी हाँ दोस्तों, मानव जाति के संस्कृति तथा विकास का अध्ययन दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसका जो अध्ययन है मानव जाति के संस्कृति और विकास का अध्ययन, इसका अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है दोस्तों। वही अगर बात की जाए हेमेटोलॉजी की, तो हेमेटोलॉजी के अंतर्गत रक्त और उससे संबंधित जो रोग है, रक्त और उससे संबंधित रोग का अध्ययन दोस्तों हेमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सार्कोलॉजी की अगर बात करें तो सार्कोलॉजी में दोस्तों पेशियों का अध्ययन होता है। जो पेशियां है, मांसपेशियां है, मांसपेशियों का अध्ययन सार्कोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है दोस्तों। वही अगर बात करें एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत अंतःस्रावी ग्रंथि, इसके अंतर्गत अंतःस्रावी जो ग्रंथियां है, अंतःस्रावी जो तंत्र है इसका अध्ययन जो है एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है दोस्तों। वही अगर बात करें अगला क्वेश्चन की, तो ओडोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ओडोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? रुधिर एवं शरीर रोगों का अध्ययन, दांत का अध्ययन, कंकाल का अध्ययन या फिर केंद्रक का अध्ययन? ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों दांतों का अध्ययन किया जाता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा कि ओडोंटोलॉजी में दांतों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। वही अगर बात करें कंकाल का अध्ययन दोस्तों, कंकाल का जो अध्ययन है या हड्डियों का जो अध्ययन है इसे ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। ऑस्टियोलॉजी, जी हाँ दोस्तों, इसे ऑस्टियोलॉजी के नाम से जाना जाता है कंकाल के अध्ययन को। वही अगर बात करें केंद्रक का अध्ययन, तो केंद्रक का अध्ययन जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने भी देख लिया है दोस्तों। वही अगर अगला क्वेश्चन की बात करें, जीव जातियों का नामकरण एवं वर्गीकरण किसके अंतर्गत किया जाता है? जीव जातियों का नामकरण एवं इसका जो वर्गीकरण है यह किसके अंतर्गत किया जाता है? जातिकी के अंतर्गत, वर्गीकी के अंतर्गत, जैविकी के अंतर्गत या फिर कार्यकी के अंतर्गत? जी हाँ दोस्तों, अगर जीव जातियों के नामकरण की बात करें तो यह वर्गीकी के अंतर्गत किया जाता है दोस्तों। इसे वर्गीकी कहा जाता है। जीव जातियों के नामकरण और उसका जो वर्गीकरण किया जाता है इसे वर्गीकी या टेक्सोनोमी कहा जाता है दोस्तों। वही अगर बात की जाए जातिकी का, तो जातिकी के अंतर्गत जातिकी के अंतर्गत जाति के उद्विकास का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। जाति के उद्विकास यानी कि रेवोल्यूशन, जाति के अंतर्गत जो रेवोल्यूशन आया है उसके विकास यानी कि जाति के उद्विकास का अध्ययन जातिकी के अंतर्गत किया जाता है। वही अगर बात की जाए कार्यकी का, तो कार्यकी के अंतर्गत दोस्तों शरीर के विभिन्न भागों के कार्य एवं कार्य विधियों का अध्ययन किया जाता है। हमारा जो शरीर है इससे संबंधित इसके जो विभिन्न भाग है, इसके द्वारा जो कार्य किया जाता है शरीर के अंगों के द्वारा, तो इसके कार्य के विधियों का जो अध्ययन है वो कार्यकी के अंतर्गत किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रुधिर परिसरण तंत्र की खोजकर्ता कौन है? रुधिर परिसरण तंत्र का खोज किसने किया? विलियम हार्वे, कार्ल लिनियस, अरस्तु या फिर चार्ल्स डार्विन? जहाँ दोस्तों रुधिर परिसरण तंत्र का खोज विलियम हार्वे के द्वारा किया गया। रुधिर परिसरण तंत्र का खोज विलियम हार्वे ने किया। वही अगर बात की जाए कार्ल लिनियस की, तो कार्ल लिनियस ने जीवों के नामकरण का द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया दोस्तों। इन्होंने द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया दोस्तों। अरस्तु इसे फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी।
के नाम से जाना जाता है। वही अगर बात की जाए चार्ल्स डार्विन का, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा डार्विनवाद का सिद्धांत दिया गया। डार्विनवाद, चार्ल्स डार्विन ने डार्विनवाद का सिद्धांत दिया दोस्तों। वही अगला क्वेश्चन है, लैमार्कवाद तथा उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? लैमार्कवाद तथा उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया दोस्तों? लुई पास्चर, लैमार्क, रॉबर्ट ब्राउन या डी यूजीन के द्वारा। लैमार्कवाद का सिद्धांत दोस्तों, इसे लैमार्क ने प्रस्तुत किया। इसे उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। लैमार्कवाद जो है, ये जो सिद्धांत है, इसे उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। वहीं लुई पास्चर की अगर बात की जाए तो इन्होंने रोगाणुवाद, इसे रोगाणुवाद का जनक माना जाता है दोस्तों। रोगाणुवाद, रोगाणुवाद का जनक इसे माना जाता है दोस्तों। इसके अलावा इन्होंने जीवाणुनाशक का नियम भी दिया है दोस्तों। लुई पास्चर ने जीवाणुनाशक का भी नियम दिया। रॉबर्ट ब्राउन की अगर बात की जाए तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा ब्राउनियन गति, इन्होंने ब्राउनियन गति दिया है दोस्तों। ब्राउनियन गति का प्रतिपादन किया और कोशिका में केंद्रक की उपस्थिति का बात भी जो है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा बताया गया दोस्तों। वही अगर बात की जाए डी यूजीन की, तो डी यूजीन ने जावा कपी मानव का खोज किया है दोस्तों। इन्होंने जावा कपी मानव का खोज किया डी यूजीन के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम विधि से सरल पदार्थों द्वारा जीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? कृत्रिम विधि से सरल पदार्थों द्वारा जीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? वाटसन तथा क्रिक, ए फ्लेमिंग, मोर्गन या फिर एच.जी. खुराना के द्वारा। जी दोस्तों, ये कृत्रिम विधियों द्वारा सरल पदार्थों द्वारा जो जीन का निर्माण है, ये एच.जी. खुराना के द्वारा दिया गया था। एच.जी. खुराना के द्वारा। वही अगर बात करें वाटसन तथा क्रिक की, तो वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया दोस्तों। डीएनए का मॉडल का प्रतिपादन किया और द्विगुण विधि का भी प्रतिपादन वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया दोस्तों। वही अगर बात की जाए मोर्गन की, तो मोर्गन ने आनुवांशिकता में जो गुणसूत्रों का महत्व है वो बताया और जीनवाद का प्रतिपादन किया। और फ्लेमिंग दोस्तों, इन्हें पेनिसिलिन की खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है दोस्तों। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसे पेनिसिलिन के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। वही अगर अगला क्वेश्चन है, कोशिकावाद का सिद्धांत किसने दिया? कोशिकावाद का सिद्धांत किसने दिया? कार्ल लैंडस्टेनर, डी इवानोस्की, अगस्ट वीजमान या स्लीडन तथा स्वान। जी हाँ दोस्तों, कोशिकावाद का सिद्धांत जो है स्लीडन तथा स्वान के द्वारा दिया गया। कोशिकावाद का सिद्धांत स्लीडन तथा स्वान के द्वारा दिया गया। अगर कार्ल लैंडस्टेनर की बात करें तो इनके द्वारा रुधिर वर्गों का खोज, ब्लड ग्रुप का खोजकर्ता इसे कहा जाता है दोस्तों। रुधिर वर्गों का खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टेनर को कहा जाता है। वही अगर बात करें डी इवानोस्की की, तो इसके द्वारा सबसे पहले वायरस का वर्णन किया गया दोस्तों। वायरस का खोजकर्ता इवानोस्की। उसके बाद है अगस्ट वीजमान। अगर इसकी बात करें तो अगस्ट वीजमान के द्वारा जर्म प्लाज्मवाद का सिद्धांत दिया गया दोस्तों। जर्म प्लाज्मवाद का सिद्धांत अगस्ट वीजमान के द्वारा दिया गया है दोस्तों। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहा जाता है? मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, एनाटॉमी, साइटोलॉजी, सार्कोलॉजी या मॉर्फोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन दोस्तों, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा कि इसे सार्कोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। मांसपेशियों के अध्ययन को सार्कोलॉजी कहा जाता है। और एनाटॉमी की अगर बात करें तो एनाटॉमी के अंतर्गत शरीर में विविध अंगों का विच्छेदन, जी हाँ दोस्तों, शरीर में विविध अंगों का विच्छेदन का अध्ययन जो है एनाटॉमी के अंतर्गत किया जाता है। साइटोलॉजी की अगर बात करें तो साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों। और मॉर्फोलॉजी इसमें आकृति एवं रचना का अध्ययन होता है दोस्तों। आकृति एवं रचना का अध्ययन किया जाता है। अब आकृति एवं रचना में दोस्तों अगर मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो इसके 3 भाग है, जैसे एनाटॉमी हो गया, हिस्टोलॉजी हो गया और साइटोलॉजी हो गया। ये मॉर्फोलॉजी का ही भाग है दोस्तों, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है?
जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु, लिनियस, डार्विन या विलियम हार्वे। जंतु विज्ञान का जनक दोस्तों अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी इसे जाना जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हमारा अगला है एमनियोसेंटेसिस क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये आज हम लोग जानेंगे एमनियोसेंटेसिस आखिर यह है क्या। एमनियोसेंटेसिस देखिए दोस्तों, ये एक तकनीक है, इसका दुरुपयोग बहुत ही अधिक होता है। इसका दुरुपयोग जो है भ्रूण की अवस्था में लिंग के परीक्षण में किया जाता है दोस्तों। लिंग के परीक्षण का पता लगाने के लिए एमनियोसेंटेसिस का उपयोग किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि भारत में इसका पूर्णतः बैन है दोस्तों। अगर कोई भ्रूण का लिंग का परीक्षण करता है तो उसे कानूनी रूप से सजा भी हो सकता है दोस्तों। तो एमनियोसेंटेसिस की अगर बात की जाए तो इससे भारत में बिल्कुल भी बैन कर दिया गया और इसे लिंग परीक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये इसलिए बैन किया गया है दोस्तों क्योंकि इसका दुरुपयोग हमें जनसंख्या में लिंग के आधार पर असंतुलन का खतरा बढ़ सकता है दोस्तों। यानी कि इसमें क्या होता है कि लिंग का परीक्षण किया जाता है और अगर बेटी होता है तो उसे गर्भ में ही, भ्रूण की अवस्था में ही उसे मार दिया जाता है। तो इसे देखते हुए यानी कि जनसंख्या में लिंग के आधार पर असंतुलन का खतरा इससे बढ़ सकता था, इसलिए भारत में और कई देशों में भी इसको जो है बैन कर दिया गया है दोस्तों। इस तकनीक में क्या होता है दोस्तों कि इसमें एमनियोटिक सेक एक तरल पदार्थ होता है। एमनियोटिक सेक, इस तरल पदार्थ को उदर भाग से इंजेक्शन के द्वारा बाहर निकाला जाता है दोस्तों। इंजेक्शन के द्वारा इसे बाहर निकाला जाता है और उस पदार्थ का संवर्धन माध्यम से इसे विकसित करके तब फिर इसके कोशिका जो होता है उस कोशिकाओं में गुणसूत्र का पता लगाया जाता है दोस्तों। और गुणसूत्र का जब पता लगता है तो उसके अध्ययन से तब फिर लिंग का पहचान किया जाता है। तो इसका जो दुरुपयोग है वह एमनियोसेंटेसिस का जो दुरुपयोग है वो भ्रूण में ही लिंग के परीक्षण किया जाता है, जिससे अगर बेटी होती है तो बेटी को भ्रूण अवस्था में ही उसे मार दिया जाता है और बेटा होता है तो उसे रखा जाता है। तो इसमें जो है जनसंख्या में असंतुलन का खतरा हो सकता है दोस्तों, जिसके कारण भारत में इसको पूर्णतः बैन कर दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही था दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आप इन सारे वीडियो का पूर्ण PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल इंडियन कोचिंग ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको इन सारे वीडियो का PDF जो है मिलेगा दोस्तों। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए और इसी के साथ अलविदा दीजिए। बाय बाय।